नमस्ते, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। आज जानेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। तो अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों देखिए, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की अगर हम संरचना को देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 3 भागों में जो है संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 भागों में। ठीक है, यानी कि किसी राज्य या किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हमने जानना है तो 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो 3 क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्रों का जो योगदान है दोस्तों, इसको देखा जाता है। तो किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जिसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र आता है पहले, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। इसी टर्सरी सेक्टर को ही दोस्तों सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों का योगदान देखेंगे दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, मैंने आपको बताया भी कि ब्रिटिश काल से ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो है प्राय मनी ऑर्डरी प्रकार की रही है। उच्च शिक्षा एवं रोजगार हेतु अधिकांश युवक बाहर चले जा रहे हैं, और राज्य गठन के बाद जो है पूर्व स्थिति में धीरे धीरे जो है परिवर्तन हो रहा है, और रोजगार के नए नए स्रोत खुल रहे हैं, और युवाओं का पलायन जो है तेजी से घट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, आपने याद रखना है उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था है, यानी कि मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की। तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अधिकांश लोग जो हैं शिक्षा और रोजगार के लिए जो है अन्य देश और राज्यों में जाते हैं। ठीक है, अन्य देशों में जाते हैं और वहाँ से दोस्तों पैसे भेजते हैं, और हमारे उत्तराखंड की जो जीडीपी है, ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसमें योगदान करते हैं। तो इसीलिए इसे दोस्तों मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आप जानती हैं पहले क्या था? पहले जो है क्या था? मनी ऑर्डर सिस्टम था। ठीक, क्या था? मनी ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो मनी ऑर्डर सिस्टम में क्या होता था? लोग क्या करते थे? पैसे भेजते थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर दोस्तों उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था को आप समझ चुके होंगे। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था यानी कि आपने देखा है उत्तराखंड में अधिकांश लोग क्या करते हैं? शिक्षा और रोजगार के लिए अन्य देशों में जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, और वहाँ से पैसे भेजते हैं। ठीक है, और हमारे जो उत्तराखंड की जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें योगदान करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो है हम क्या बोलते हैं? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए पर्यटन, जल विद्युत। देखिए पर्यटन, जल विद्युत, कृषि, वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपने याद रखना है कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, या मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेष राज्य का दर्जा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, चलिए फिर वो जानते हैं, पहले इसको समझ लें आप। देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है योजना आयोग एवं वित्त आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो उत्तराखंड, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, गठन कब हुआ उत्तराखंड का? 9 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का क्या हुआ? गठन हुआ। और 1 अप्रैल 2001 को जो है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड जो है कौन सा राज्य है? तो 11वां राज्य है। ये दोनों फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है,
कि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को मिला। ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड जो है देश का 11वां राज्य है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है, ठीक है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है, ये इसको आप जानें। देखिए दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, ठीक है, जो आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भौगोलिक आधार पर जो है पिछड़े होते हैं। यानी कि याद रखेंगे, विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, ये विशेष राज्य का जो दर्जा है, ये जो है हमारे संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे 1969, ये आप ईयर याद रखेंगे, 1969 में क्या हुआ? 1969 में जो 5वां वित्त आयोग आया, ठीक है, कौन सा आया? 5वां वित्त आयोग। तो 5वें वित्त आयोग की सलाह पर जो है पहली बार जो है विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ये तो आपको पता है विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि विशेष राज्य का दर्जा कब से दिया गया, तो स्टार्टिंग कैसे हुई? तो 5वां जो वित्त आयोग है 1969 में, इसके तहत दोस्तों जो है पहली बार जो है विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया। किन किन राज्यों को दिया गया? मैंने आपको बताया था पहले भी, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को जो है दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1969, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया और किस क्रम का जो है उत्तराखंड राज्य है, इनकी देश में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है? 11वां है। और 1 अप्रैल 2001 को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया उत्तराखंड को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है इसमें क्या रहता है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसमें अन्य राज्यों की बात करें, ठीक है, अन्य राज्यों के संदर्भ में अनुपात क्या है आपका? 70% और 30% का आपका अनुपात है। यानी कि जो 70% अनुदान है वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है, और 30% ऋण के रूप में करती है। ठीक है, ये अन्य राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ये अन्य राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम विशेष राज्य का जो दर्जा जो होता है, विशेष राज्य जो होता है, तो उनको जो है दोस्तों 90% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार देती है 90%, और 10% ऋण के रूप में देती है। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि जो विशेष राज्य का दर्जा होता है इसके तहत राज्य को जो है 90% अनुदान केंद्र सरकार देती है और 10% ऋण के रूप में देती है। और अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में यह अनुपात क्या है? अन्य राज्यों में यह है 70-30 का, यानी 70% जो है केंद्र सरकार अनुदान देती है और 30% ऋण के रूप में देती है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, जब अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था कि सर्वप्रथम देखिए 1969 में एक साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इसका संविधान में, यानी कि विशेष जो राज्य का जो दर्जा दिया जाता है इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर जो है पहली बार जो है 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद इसी क्रम में आगे देखिए 1971 में दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1975 में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और 2001 में जो है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो विशेष राज्य का दर्जा, इसमें आपको याद रखना है सारी चीज़ें।
ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड को कब विशेष राज्य का दर्जा मिला और उत्तराखंड जो है विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला देश का कौन सा राज्य है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को दिया जाता है उसमें 90% अनुदान केंद्र सरकार करती है और 10% ऋण के रूप में करती है, और अन्य राज्यों में ये 70 और 30 का इसमें अनुपात रहता है। ठीक है, इनकी 70% अनुदान केंद्र सरकार और 30% उसमें ऋण के रूप में। ठीक है, और सबसे पहले जो है कब स्टार्ट हुआ विशेष राज्य का दर्जा देने का, तो मैंने अभी आपको बताया 5वें वित्त आयोग यानी कि 1969 में 5वां वित्त आयोग की सलाह पर जो है पहली बार 3 राज्यों को असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये आपको सारे याद रखने हैं। 2001 में किसको दिया गया, 1975 में किनको दिया गया, ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ 1972, 1971, ठीक है, ये सारे आपको जो है याद रखने हैं। कोई भी पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है मेघालय को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1972 में दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको अरुणाचल प्रदेश का पूछा जा सकता है। ठीक है, सिक्किम का पूछा जा सकता है, तो आपको सारे याद रखने हैं। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, कोई भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देखिए राज्य की जो कुल जनसंख्या में जो है 38.39% लोग जो है कार्यशील हैं, और शेष जो हैं 61.61% लोग जो हैं या तो आश्रित हैं या फिर अकार्यशील हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यशील और अकार्यशील का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लें। देखिए, कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये हुआ, कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो कार्य करते हैं, यानी कि जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, जिनका जो है दोस्तों जीडीपी में योगदान वो लोग करते हैं। ठीक है, तो उसे हम जो है कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। और याद रखेंगे, कार्यशील जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं, कृषक हैं। 27% जो है कृषक हैं कार्यशील जनसंख्या में, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो कार्य करते हैं, जॉब यानी कि जॉब वॉब करते हैं, ठीक है, जो योगदान करते हैं उत्तराखंड की जीडीपी में, तो उनको हम कार्यशील जनसंख्या उनको बोलते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का देखिए कितना है, कुल जनसंख्या में 38.39% जो है कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, बाकी जो शेष है वो आपका अकार्यशील है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कार्यशील जनसंख्या में आपका जो सबसे ज़्यादा परसेंट है वो आपका कृषक का। ठीक है, 27% जो है कृषक हैं और कृषि श्रमिक आपके 1.98%। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो कार्यशील और अकार्यशील जनसंख्या है वो कितनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान मैंने अभी आपको बताया कि देखिए किसी भी अगर हम किसी भी देश की या किसी भी राज्य की जो है अर्थव्यवस्था को अगर हम जानते हैं, तो वहाँ पर आप हमें जो है 3 क्षेत्र जो है यानी कि उसकी संरचना जो होती है 3 क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मैंने बताया आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्तराखंड में देखिए प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है आपका 10.2%। कितना है, 10.2%। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन और वानिकी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो 10.2% है। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही दोस्तों नेचुरल सेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नेचुरल सेक्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन, वानिकी इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र में। और उसके बाद आता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और इसी द्वितीयक क्षेत्र को आप जो है
मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, यानी कि निर्माण और विनिर्माण जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें आपका विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ठीक है, और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र इसमें आते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र दोस्तों आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं हम टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर इसको बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र को, और इसी को तृतीयक क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो 48.64% है। इसको आपने याद रखना है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, ठीक है। तो 48.64% है, ठीक है। और याद रखना है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है द्वितीयक क्षेत्र का ही है, ठीक है। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ इस क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा योगदान है, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का। तो 48.64% है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया निर्माण और विनिर्माण आता है द्वितीयक क्षेत्र में, जिसमें विद्युत, गैस, जलापूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है तृतीयक क्षेत्र दोस्तों, जिस राज्य, जिस देश की जो है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान किसी राज्य या किसी देश में जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही जो है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही जो है अच्छी होगी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तृतीयक क्षेत्र का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो 41.16% है, ठीक है, 41.16%, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तृतीयक क्षेत्र में होटल, पर्यटन, हॉस्पिटल, परिवहन, रेलवे, व्यापार और संचार। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पर्यटन जो है किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। और आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखेंगे द्वितीयक क्षेत्र का है, सर्वाधिक योगदान कितना है, 48.64% है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसको समझ चुके होंगे आप। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, इनको भी आप याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है आपको पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ से रॉ मटेरियल होता है, यहाँ से आता है आपका इंडस्ट्रीज में, और फिर यहाँ से इंडस्ट्रीज में यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आने के बाद फिर कहाँ आता है, फिर यहाँ से आपका सर्विस सेक्टर में जाता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसे भी याद रखना है। तो तीनों क्षेत्रों को आपको याद रखना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 10.2%, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 48.64%, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 41.16%, ठीक है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है, ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें इसका योगदान जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। कितना है, 48.64% है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। यहाँ से भी आपको पूछ देगा कभी, ठीक है। आपको ये पूछ देगा कि संचार किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो संचार तृतीयक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन दे देंगे वहाँ, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र, और साथ ही साथ ये तीनों क्षेत्र जो हैं आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया, समझ चुके होंगे इसको आप। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों राज्य के कर के प्रमुख स्रोत देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो राज्य कर के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, देखिए वाणिज्य, जिसे हम व्यापार कर, वैट कहते हैं, ठीक है। राज्य उत्पादन शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू राजस्व कर, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, आबकारी कर आदि जो है राज्य के प्रमुख जो हैं क्या हैं, कर के स्रोत हैं। इनको आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वैट कब लागू हुआ। तो
तो इसको ये पूछा भी गया है कई बार। तो उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 को जो है उत्तराखंड में वैट लागू हुआ। और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का 22वां राज्य है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वां राज्य है दोस्तों देश में। और वैट कब लागू हुआ उत्तराखंड में, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 2005 को हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, देखिए राज्य में जीएसटी कब लागू हुआ? ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो जीएसटी लागू कब हुआ? आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जो है उत्तराखंड में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है राज्य में ई वे बिल व्यवस्था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये हुई दोस्तों 20 अप्रैल 2018 को। ठीक है, यानी कि ये बिल दोस्तों प्रदेश के भीतर जो है माल के परिवहन पर जो है इसको जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई उत्तराखंड में? 20 अप्रैल 2018। ये तीनों चीज़ याद रखना है। उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और ई वे बिल व्यवस्था जो है ये 20 अप्रैल 2018 को लागू हुआ। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कैसी है? देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले जो है 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की एक शाखा खोली गई। तो ये पूछा भी गया है पहले। ठीक है, आरबीआई की जो है पहली शाखा जो है उत्तराखंड में कहाँ खोली गई? तो ये देहरादून में खोली गई। ठीक है, 30 जून 2006 को। ये डेट भी याद रखेंगे, 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की शाखा कार्यालय इसका खोला गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि राज्य गठन से पूर्व जो है कुछ बैंक थे यहाँ। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का जब गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले 4 बैंक थे जिनको फिर मिला के जो है क्या बना दिया गया? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो बैंकिंग व्यवस्था में राज्य गठन से पूर्व जो है 4 बैंक थे। कौन कौन से थे, इनके नाम आपको याद रखना है। पहला है नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। दूसरा है आपका अलकनंदा ग्रामीण बैंक। तीसरा है गंगा जमुना ग्रामीण बैंक। चौथा है आपका पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो चारों बैंकों का नाम आपको याद रखना है। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। तो इन चारों बैंकों को मिला के जो है क्या बना दिया गया? फिर 2006 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 2006 में जो है दोस्तों इन 4 बैंकों को मिला के क्या बना दिया गया? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना दिया गया। और ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का मुख्यालय जो है आपका देहरादून में है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए बैंकिंग व्यवस्था से आपने क्या याद रखना है? उत्तराखंड में आरबीआई की जो है शाखा खोली गई देहरादून में 30 जून 2006 को। ठीक है, और इससे पहले यानी कि राज्य गठन से पूर्व यहाँ जो है 4 बैंक थे। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक हो गया, अलकनंदा वाला हो गया ग्रामीण बैंक, और गंगा जमुना और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। इनको मिला के दोस्तों क्या बना दिया गया? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना दिया गया 2006 में। ठीक है, और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका देहरादून में है, इसको याद रखेंगे। और इसी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के जो है दोस्तों कितनी शाखाएं हैं उत्तराखंड में ग्रामीण बैंक की वर्तमान में? तो 290 जो है 290 जो है ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं भी वर्तमान में। और इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो 6 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं बैंकिंग व्यवस्था से। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2006 में हुई, ये भी याद रखेंगे। कौन से 4 बैंकों को मिला के ग्रामीण बैंक को बनाया गया? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं ये भी याद रखना है 290, और कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखना है आरबीआई की शाखा जो है देहरादून में कब खोला गया? देहरादून में तो 30 जून 2006 को खोला गया। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपने याद रखना है बैंकिंग व्यवस्था से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उद्योग। तो उत्तराखंड में जो उद्योग हैं दोस्तों उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि राज्य गठन के समय प्रदेश में कितने उद्योग थे। ठीक है, चाहे वो सूक्ष्म लघु उद्योग,
आपके वृहद उद्योग, ठीक है, और कितने लोग जो है दोस्तों कितने लोगों को जो है इससे रोजगार मिला, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, राज्य गठन के समय प्रदेश में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग कितने थे? 14,163 थे, और बृहद उद्योग कितने थे? 41 थे। ठीक है, ये राज्य गठन किस समय की बात है, ठीक है, यानी कि 9 नवंबर 2000 के समय जो है उस समय कितने थे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग? 14,163 थे, और बृहद उद्योग जो है कितने थे? 41 थे। जिनमें से दोस्तों जिनमें कुल आपके 67,600 लोगों को जो है इसमें रोजगार मिला। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है 2019-20 तक की स्थिति क्या रही, तो देखिए 19-20 तक जो है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग जो है कितने हो गए? 64,597 हो गए, और भारी उद्योग जो है 327 हो गए, जिनमें कुल मिलाकर दोस्तों 4,35,446 लोग जो है इसमें नियोजित थे, यानी कि इनको रोजगार मिला। ठीक है, ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है राज्य गठन के समय और 2019-20 तक। ठीक है, तो राज्य गठन के बाद 2006 में क्या हुआ? राज्य गठन के बाद 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम बनाया गया। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब बना? तो 2006 में इसको बनाया गया, इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। राज्य गठन के बाद 2006 में क्या हुआ? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम बनाया गया। तो यहाँ से उद्योग से आपको क्या क्या याद रखना है? राज्य गठन के समय प्रदेश में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग कितने थे, बृहद उद्योग कितने थे, और कितने लोगों को रोजगार मिला। ठीक, दूसरा मैंने बताया आपको 2019-20 में क्या हुआ, 2019-20 तक कितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हुए, और भारी उद्योग कितने थे, और साथ ही साथ इसमें कितनों को इसमें रोजगार मिला। तो दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कुछ नीति कुछ जो है पॉलिसीज बनी, तो कौन कौन सी है उनके बारे में आपको जो है याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी जो है कब बनी। ठीक है, तो ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, तो इनको आप याद रखेंगे। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पहला देखिए मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी, ये 2014 में। ठीक है, दूसरा देखिए मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति कब बनी? 2015 में। उसके बाद देखिए मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2015। उसके बाद देखिए सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब बनी? 2015। तो ये सब याद रखना है आपने। कोई भी आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब बनी? तो 2015 में बनी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है देखिए वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश व रोजगार प्रोत्साहन। ठीक है, 2018, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एरोमा पार्क नीति, ये पूछा गया था। ठीक है, तो एरोमा पार्क नीति कब बनी उत्तराखंड में? 2018 में। उसके बाद देखिए पर्यटन नीति कब बनी? 2018 में। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति कब बनी उत्तराखंड में? 2018 में। उसके बाद देखिए स्टार्टअप नीति कब बनी उत्तराखंड में? 2018 में। तो ये सारे याद रखने हैं। औद्योगिक विकास के लिए जो है इनको जो है शुरू किया गया, तो इन सभी को याद रखना है, सारी चीज़ों को। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, चल आगे चलते दोस्तों। अब बात करेंगे औद्योगिक आस्थान की, यानी कि जो आपके सिडकुल है, तो सिडकुल के अंतर्गत जो है कितने जो है औद्योगिक आस्थानों का जो है विकास किया गया, इनके बारे में जानते हैं। और सिडकुल की स्थापना कब की गई, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, देखिए गठन के बाद राज्य में औद्योगिक सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम सिडकुल बोलते हैं, सिडकुल की स्थापना कब की गई? 2002 में सिडकुल की स्थापना की गई। तो आपको पूछा जा सकता है सीधे। ठीक है, सिडकुल की स्थापना कब हुई? तो 2002 में सिडकुल की स्थापना हुई। और साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, ठीक है, तो साथ ही साथ याद रखना है सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है, यानी कि सिडकुल द्वारा
7 जो है औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है और ये कहाँ है, आपको ये याद रखना है इनके नाम और ये कहाँ है। ठीक है, पहला है देखिए एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ है, तो ये हरिद्वार में है। दूसरा देखिए एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर। ठीक है, तीसरा देखिए आइलिटको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड, ये आपका सितारगंज यूएस नगर में है। उसके बाद चौथा देखिए एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी जो है आपका सिलाकुई देहरादून। पांचवा देखिए आईटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून। छठा देखिए सिगड्डी ग्रोथ सेक्टर कोटद्वार पौड़ी। उसके बाद सातवां देखिए सिडकुल फेज 2 सितारगंज। ये सारी आपको याद रखने हैं। सिडकुल द्वारा राज्य में जो 7 औद्योगिक आस्थान हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं और कहाँ हैं। ठीक है, आपका हरिद्वार, सितारगंज, देहरादून, पौड़ी और आपका फिर सितारगंज। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं। एकीकृत, ठीक है, और आईटी पार्क ये पूछा था पहले। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे चलते दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योगों की। तो उत्तराखंड में प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सर्वाधिक जो उद्योग हैं उत्तराखंड में वो आपके उधम सिंह नगर में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर आता है आपका हरिद्वार, फिर आता है देहरादून। ये क्रम याद रखेंगे। ठीक है, तो राज्य में स्थापित जो है वृहद उद्योगों में सर्वाधिक उद्योग जो है उधम सिंह नगर है, उसके बाद आपका हरिद्वार और देहरादून आता है। तो प्रमुख जो उद्योग हैं उसमें हम देखते हैं चीनी उद्योग। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक उद्योग आपके उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार, फिर देहरादून। तो पहला जो हम देखेंगे चीनी उद्योग, तो इसको देखिए। अब चीनी उद्योग, उत्तराखंड में चीनी मिलें कितनी हैं ये पूछा जा सकता है आपको। तो वर्तमान में राज्य में कितनी चीनी की मिलें हैं? 8 चीनी मिलें हैं उत्तराखंड में वर्तमान में। ठीक है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें जो हैं महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर में आता है आपका यूपी। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपके 195 और यूपी में है 155। क्लियर है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में 8 चीनी मिलें हैं। ठीक है, और ये चीनी मिलें दोस्तों अधिकांश कहाँ हैं? राज्य की अधिकांश चीनी मिलें जो हैं उधम सिंह नगर, सितारगंज, किच्छा, काशीपुर और हरिद्वार, तो इन क्षेत्रों में है राज्य की अधिकांश जो चीनी मिलें हैं। और याद रखेंगे 8 जो हैं उत्तराखंड में वर्तमान में 8 चीनी मिलें हैं। और भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें जो हैं महाराष्ट्र में हैं और दूसरे नंबर में यूपी है। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। तो उत्तराखंड में दोस्तों सीमेंट उद्योग जो है कहाँ जो है सीमेंट उद्योग ज़्यादा होता है? देखिए देहरादून में होता है, याद रखेंगे। चूने के भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां जो हैं देहरादून में हैं। और कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं देहरादून में, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है आपको कि रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, और कुअनवाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग जो है, जो प्रमुख जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ हैं? वो आपके देहरादून जनपद में स्थित हैं। अब ये 3 कौन कौन सी हैं, इनको आपको याद रखना है। जो ये सीमेंट फैक्ट्रियां हैं 3, पहला है आपका स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड। पहला है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, ये कहाँ है? ये ऋषिकेश में है, देहरादून। दूसरा है आपका रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री, ये आपका देहरादून में है। तीसरा कुअनवाला सीमेंट फैक्ट्री, राजपुर, देहरादून। तो तीनों जो हैं देहरादून में है ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है और कुअनवाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, तो याद रखेंगे देहरादून में सीमेंट उद्योग में देहरादून का नाम जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मार्बल उद्योग की बात करें तो उत्तराखंड में मार्बल उद्योग भी जो है राज्य के देहरादून में जो है विकसित अवस्था में है मार्बल उद्योग। और यहाँ मार्बल चिप्स के कारखाने, कई कारखाने हैं मार्बल के देहरादून में। तो मार्बल अगर आपको पूछा जाता है उत्तराखंड में मार्बल कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका देहरादून। ठीक है, उसके बाद देखिए कागज उद्योग की बात करें दोस्तों, तो कागज उद्योग आप सभी जानते हैं, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड जो है आपका लाल कुआं वाला। तो देखिए उत्तराखंड में कागज उद्योग विकसित अवस्था में है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक कागज की मिलें हैं। अधिकांश जो कागज की मिलें हैं वो कहाँ हैं? आपका नैनीताल जनपद और उधम सिंह नगर जिलों में है।
ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कागज उद्योग में जो है कागज सबसे ज़्यादा किस जिले में जो है कागज उद्योग होता है, तो ये भी याद रखेंगे। अधिकांश जो कागज मिलें हैं वो कहाँ हैं, आपकी नैनीताल में और उधम सिंह नगर में है। ठीक, और एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग जो है आप सभी जानते हैं सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, जो आपका लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ठीक है, क्लियर है, एशिया में सबसे बड़ा। ठीक है, और कागज उद्योग की मिलें आपको पूछी जा सकती हैं, तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में कागज की मिलें जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग में आप जानते हैं राज्य में सूती वस्त्र मिलें जो हैं देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरा नैनीताल जिलों में स्थित है सूती वस्त्र मिलें। और राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है ये कहाँ है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है, तो ये है आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात की, और सारे जो पॉइंट हमने देखे दोस्तों सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से बने हुए थे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।